नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेका के बारे में, मतलब वाइकाटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस। ये न्यूजीलैंड की वाइकाटो यूनिवर्सिटी का एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है। जावा में बना हुआ है। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, विकी पेज, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स और थोड़ी यूजर चर्चाएं भी हैं। तो मकसद ये समझना है कि वेका क्या चीज़ है, इसकी क्या खासियतें हैं, और आजकल जैसे पाइथन और आर इतने चल रहे हैं तो उनके मुकाबले ये कहाँ टिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वेका है क्या असल में? ये मूल रूप से एक फ्री टूल है ना? और इसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब जीयूआई। हाँ बिल्कुल। जीयूआई मतलब बिना कोड लिखे आप माउस क्लिक से काम कर सकते हैं। हाँ, और इसका फोकस डेटा एनालिसिस और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग पर है। सही कहा। और ये काफी पुराना है, मतलब 1997 से चल रहा है, जावा में डेवलप हो रहा है। तो एजुकेशन और रिसर्च में तो ये बहुत पॉपुलर रहा है। अच्छा। वो है इसके अंदर मौजूद एल्गोरिदम्स का कलेक्शन। बहुत सारे हैं। जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग, मतलब डेटा साफ करना, फिल्टर लगाना वगैरह। फिर क्लस्टरिंग है, जैसे सिंपल के मीन्स डेटा को ग्रुप्स में बांटना। एसोसिएशन रूल माइनिंग भी है, जैसे एप्रियोरी एल्गोरिदम। और हाँ, सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब डेटा को कैटेगरीज में डालना। हाँ बिल्कुल। जैसे इसके लिए J48 है जो डिसीजन ट्री बनाता है, या फिर SMO जो सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करता है। और इसका जो UI है एक्सप्लोरर, वो इसे नए लोगों के लिए काफी आसान बना देता है। हाँ, वो तो है। स्रोतों में कुछ अच्छे उदाहरण भी मिले, जैसे गीक्स फॉर गीक्स वाले आर्टिकल में था ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट पर। हाँ, मैंने भी देखा। उन्होंने पार्ट और 1R इन दो एल्गोरिदम्स की एक्यूरेसी की तुलना की थी। शायद पार्ट की 71% के आसपास थी। हाँ, करीब उतनी ही। और वो ट्यूटोरियल्स पॉइंट वाला उदाहरण भी क्लासिक है। हाँ, सुपरमार्केट वाला। वही कि आप प्रायोरी एल्गोरिदम से कैसे पता लगा सकते हैं कि जो लोग बियर खरीदते हैं वो अक्सर डायपर भी खरीदते हैं। मतलब ऐसे छुपे हुए पैटर्न ढूंढना सही में मजेदार है। और देखो, सिर्फ मॉडल चलाना ही नहीं, रिजल्ट्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ एक्यूरेसी देख लेना काफी नहीं होता। अच्छा। हाँ, जैसे यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट में कैपा स्टैटिस्टिक की बात हुई थी। वो ये बताता है कि आपका मॉडल सिर्फ तुक्का मारने से कितना बेहतर है। फिर प्रिसिजन, रिकॉल, एफ मेजर, ये सब मैट्रिक्स भी हैं। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स वो क्या चीज है? वो बेसिकली एक टेबल होती है जो दिखाती है कि मॉडल ने हर क्लास के लिए कैसा परफॉर्म किया। मतलब कितनी बार सही बताया, कितनी बार गलत बताया, और किस क्लास को किस क्लास में कंफ्यूज किया। ओके। सोचो, अगर डेटा बहुत इम्बैलेंस्ड है, मान लो 99% एक क्लास का और 1% दूसरी क्लास का, तो मॉडल बस पहली क्लास बोलकर भी 99% एक्यूरेट हो सकता है। हाँ, ये तो है। पर वो दूसरी क्लास को तो पकड़ ही नहीं पाएगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। समझ गया। अच्छा, वेका में एक चैलेंज का जिक्र था, बड़े डेटा सेट को हैंडल करना। अगर मेमोरी कम पड़ जाए तो क्या करते हैं? हाँ, ये एक इशू हो सकता है। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। एक तो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब पूरे डेटा के बजाय उसके एक छोटे रिप्रेजेंटेटिव हिस्से पर काम करना। वेका में इसके लिए रीसैम्पल जैसे फिल्टर्स हैं। अच्छा। दूसरा तरीका है इंक्रीमेंटल क्लासिफायर्स का इस्तेमाल। ये एल्गोरिदम्स डेटा को एक एक इंस्टेंस करके या छोटे बैच में प्रोसेस करते हैं, तो पूरी फाइल मेमोरी में लोड नहीं करनी पड़ती। ओके, ये बढ़िया है। हाँ, ये अपडेटेबल क्लासिफायर इंटरफेस यूज करते हैं। और अगर डेटा स्ट्रीम हो रहा है, मतलब लगातार आ रहा है, तो MOA जैसे दूसरे स्पेशलाइज्ड टूल भी हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो रेडिट पर काफी उठ रहा था। आजकल पाइथन और आर इतने पॉपुलर क्यों हैं और वेका उतना सुनने में क्यों नहीं आता? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखो, इसके कई कारण हैं। पाइथन और आर को रिसर्च और नए आइडियाज ट्राई करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब उनमें आप कोड लिखकर बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। उनमें पावरफुल लाइब्रेरीज हैं, जैसे scikit-learn, numpy, pandas। हाँ, और विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। बिल्कुल। और वो अक्सर बैकएंड में C या फोर्ट्रान जैसा तेज कोड इस्तेमाल करते हैं, तो स्पीड का भी फायदा मिलता है। तो वेका के मुकाबले ये फायदे हैं। हाँ, दूसरी तरफ वेका का जो GUI है, वो कई लोगों को, खासकर बिगिनर्स को, बहुत आसान लगता है। कुछ लोग इसके विजुअलाइजेशन की भी तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं। हाँ बिल्कुल। मेमोरी यूसेज एक कॉमन शिकायत है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी भी। और कुछ रेडिट यूजर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज के डेटा साइंस के हिसाब से ये बेकार है
या बस एक खिलौना है? खिलौना कहना तो शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, वो शायद ज्यादा है। लेकिन ये सच है कि पाइथन और आर का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा और एक्टिव हो गया है। सही बात है। अच्छा, तो फिर विका का असल दुनिया में इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? क्या ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए ही रह गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह होता है। हेल्थ केयर में बीमारियों की भविष्यवाणी के लिए, जैसे एक स्टडी में हेपेटाइटिस सी वायरस का पता लगाने में वेका मॉडल्स ने 98% तक एक्यूरेसी दिखाई थी। अरे वाह, 98%। हाँ, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, एग्रीकल्चर में फसल की उपज का अंदाजा लगाने के लिए, मार्केटिंग में कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए काफ़ी जगह यूज़ होता है। और क्योंकि ये जावा में है तो इसे बड़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करना भी आसान होता है, जावा एपीआई के जरिए। जैसे एक उदाहरण था ग्राहक मंथन भविष्यवाणी सर्विस बनाने का। अच्छा, तो मतलब ये अभी भी रेलेवेंट है? हाँ, बिल्कुल। कुल मिलाकर देखें तो विका एक मजबूत, आसानी से इस्तेमाल होने वाला ओपन सोर्स टूल है, खासकर सीखने सिखाने के लिए और जहां जीयूआई से काम करना हो। सही। डेटा तैयार करने और जो स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं उन्हें चलाने के लिए ये बहुत अच्छा है, एक पूरा वर्क बेंच है। लेकिन जहां बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे एडवांस रिसर्च में या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटोटाइप बनाने में या एकदम नए कटिंग एज एल्गोरिदम्स ट्राई करने हो, तो वहां लोग अक्सर पाइथन या आर को प्रेफर करते हैं। विका की अपनी जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा कोडिंग में नहीं पढ़ना चाहते। समझ गया। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, आजकल जैसे ऑटो एमएल और नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो इस्तेमाल में आसानी पर फोकस करते हैं, तो क्या वेका जैसे जीयूआई बेस्ड टूल्स फिर से ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, या फिर पाइथन आर जैसे कोड फर्स्ट अप्रोच की फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा आगे रहेगी? ये सोचने वाली बात है।